तो सबसे पहले यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक है स्टार्टिंग से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इकनॉमी, कि इकनॉमी क्या होती है। ठीक है जी। तो इकनॉमी का मतलब है, इकनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो दो चीज़ें प्रोवाइड करता है लोगों को। एक होता है मीन्स टू वर्क और एक होता है अर्न अ लिविंग, मतलब कि लोगों को साधन प्रोवाइड करता है कि वो काम कर सके और वो पैसे कमा सके। अब इकनॉमी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को हम बोल देते हैं ओपन इकनॉमी, एक को हम बोल देते हैं क्लोज्ड इकनॉमी। ओपन इकनॉमी वो हो गई जिसका बाकी इकनॉमीज़ के साथ रिलेशन है। क्लोज्ड इकनॉमी वो हो गई जिसका किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट होता है स्कैरसिटी क्या होता है। तो स्कैरसिटी का मतलब ये है कि जब किसी भी इकनॉमी में डिमांड ज़्यादा होती है रिसोर्सेज की और उसकी सप्लाई कम होती है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं, स्कैरसिटी बोल देते हैं। फिर तीसरा पॉइंट होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि हमें चॉइस की प्रॉब्लम होती है, हमें चूज़ करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 कारण होते हैं कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है। तो 3 वजहों से आती है। एक, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मतलब हमारे पास जो साधन है वो लिमिटेड होते हैं। दूसरा, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें हम अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए चॉइस की प्रॉब्लम आती है। और तीसरा कारण सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो क्या होते हैं, आर अनलिमिटेड। तो इन 3 कारणों की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है। अब कोई भी इकोनॉमी चाहती है कि वो अपने जो लोग हैं, उसके जो वहाँ पर लोग रहते हैं, उन्हें वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके। तो जब वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करती है अच्छे से, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो उसे बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो जैसे अगर मान लो हमारे पास ये थोड़े से रिसोर्सेज हैं, तो हम इन थोड़े से रिसोर्सेज को सबकी नीड्स को पूरा करने में लगा देंगे, तो इसको बोल देंगे इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। फिर पहला जो मुद्दे का पॉइंट होता है, या आपके एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो रीज़न हैं वो बताओ, और फिर वो आपसे उसको एक्सप्लेन करने को पूछ लेगा। तो 3 रीज़न आप क्या बताओगे, वही सेम, कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज सफिशेंट नहीं होते। दूसरा, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, उसका आप एग्जाम्पल दे देना। क्या एग्जाम्पल दे दोगे, लैंड। तो आप उसमें ये एग्जाम्पल में बता सकते हो कि लैंड जो होता है उसको हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, तो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। और तीसरा रीज़न होता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब इंसान की इच्छाएं जो हैं वो अनलिमिटेड होंगी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। एक वांट ख़त्म होगी तो दूसरी वांट अराइज हो जाएगी, तो इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इसी तरह एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक और टॉपिक होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है। तो ये याद है आपको। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी होती है, इंडिविजुअल्स की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी होती है, मतलब पूरी इकोनॉमी एज अ होल, जिसमें हम एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, सबको जोड़ के स्टडी करते हैं। बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या होते हैं, डिमांड और सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। फिर जो इसका अदर नाम है वो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बाकी एक एग्जांपल लिख सकते हो आप, कि जैसे प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल हो गया, लेकिन जनरल प्राइस लेवल जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल हो गया। फिर उसके बाद ऐसी एक और छोटा सा टॉपिक पूछ लेता है कि कैपिटलिस्ट इकनॉमी या सोशलिस्ट इकनॉमी में क्या फ़र्क होता है, वो हमें पता होना चाहिए। छोटा सा डिफरेंस है, कैपिटलिस्ट इकनॉमी जो होती है उसमें सारे रिसोर्सेज को कौन ओन करता है, प्राइवेट सेक्टर, और सोशलिस्ट इकनॉमी में कौन ओन करता है, गवर्नमेंट करती है या स्टेट करती है। बाकी कैपिटलिस्ट इकनॉमी जो होती है उसमें मेन जो समस्याएं होती हैं उनका मेन सॉल्यूशन निकालने के लिए हम प्राइस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं, मतलब डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से। लेकिन सोशलिस्ट इकनॉमी में कौन करता है डिसाइड, गवर्नमेंट करती है डिसाइड, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। बाकी कैपिटलिस्ट इकनॉमी में आप ये भी लिख सकते हो कि उसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने का, और सोशलिस्ट इकनॉमी का होता है सोशल वेलफेयर का।
और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अदर नाम बस याद रखना, मार्केट इकोनॉमी, और सोशलिस्ट इकोनॉमी का अदर नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर आता है हमारा मेन टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमी के अंदर। तो कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी के अंदर? 3। पहली प्रॉब्लम का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है, इसमें 2 बातें कवर होती हैं कि क्या बनाएंगे और कितना बनाएंगे, यानी कि विच गुड्स और इन व्हाट क्वांटिटीज़। तो हम इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या निकालते हैं कि कौन से गुड्स बनाते हैं, फिर हम फाइनली जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देंगे लोगों को। परफेक्ट। फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि कैसे बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्शन करने की, एक को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरे को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इसमें हमें दोनों में से कोई चूज़ करनी पड़ती है कि हमें कौन सी टेक्निक से बनाना है। तो हम दोनों में से कौन सी टेक्निक से बनाते हैं? जो कम कॉस्ट लेती है, जिसकी कॉस्ट मिनिमम होती है, तो हम उस वाली टेक्निक को यूज़ कर लेते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, या इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम भी कहते हैं, यानी कि किसके लिए बनाएंगे हम। तो हमारे प्रोडक्शन में 2 तरह के लोग अपना योगदान देते हैं, एक को हम बोलते हैं रिच, एक को हम बोलते हैं पुअर। तो हम दोनों में से कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करते हैं? अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही। तो जिसने जितना कंट्रीब्यूशन करा होगा प्रोडक्शन में, हम उसको उतना ही देते हैं। तो अगर रिच ने 60% कंट्रीब्यूट करा, पुअर ने 40% कंट्रीब्यूट करा, तो हम अपने आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी के हिसाब से कर देते हैं। तो ये हमारी 3 प्रॉब्लम्स हो गई। फिर आता है हमारा अगला मेन टॉपिक, इसका नाम होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। इसको हम PPF भी बोलते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। और PPC जो होता है वो एक ऐसा कर्व होता है जिस पर हम 2 गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, कि मतलब आप अगर 2 गुड्स बनाओगे तो वो PPC पर शो हो जाता है। इसके कुछ अजम्पशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। मेन बता देता हूँ क्या है। मेन अजम्पशंस ये हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आएगा, हम ये मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। हमारी रिसोर्सेज जो है वो फिक्स रहेंगे, उसमें चेंज नहीं आएगा। और हमारे रिसोर्सेज जो है उनको हम फुली और एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, ये हम मानते हैं। बाकी चौथा अजम्पशन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अलग से याद रखना वो, कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। इसका एग्जांपल दो आप बच्चे। राइस, हाँ, तो उससे दूसरा आदमी को जिसको जो एक चीज जिसे नहीं बनाता है तो उसे करने बोलो तो कम कर पाएगा। सही है। तो अगर एक आदमी को वीट बनाना आता है और दूसरे आदमी को राइस बनाना आता है, तो अगर हम पहले आदमी को बोल देंगे कि तुम वीट मत बनाओ, तुम राइस बनाओ, तो वो उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। तो इसका मैंने एक ऐसे एग्जांपल भी दिया था कि अगर किसी को फुटबॉल अच्छा खेलना आता है तो हम उसको बोल दें चलो तुम क्रिकेट खेलो, तो वो क्या उसमें उतना एफिशिएंटली खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। तो ये हम मानते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो सारे रिसोर्सेज बराबर के एफिशिएंट नहीं होते। फिर 2 छोटे छोटे उसी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो MOC बोल लो या MRT बोल लो, दोनों मतलब लगभग एक ही बात है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो बस आपको याद रखना है, वो है चेंज इन गुड्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स गेन्ड। और ये जो होता है MOC या MRT, ये PPC का क्या होता है? स्लोप होता है। तो ये हमें याद रखना है हॉट्स क्वेश्चन के लिए कि MRT या MOC जो होता है वो स्लोप होता है PPC का। बाकी PPC की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। PPC जो है जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे आता है। PPC की शेप जो होती है वो कॉनकेव होती है जनरली, और वो कॉनकेव इसलिए होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC, क्योंकि जो MOC की वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होती है। अच्छा, अब इसमें मेरे को आंसर दो, अगर MOC की वैल्यू डिक्रीज़ होंगी तो क्या होगा? तो कॉन्वेक्स शेप ले लेगा। और अगर MOC की वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी तो क्या होगा? तो स्ट्रेट लाइन रहेगा। राइट, तो फिर PPC स्ट्रेट लाइन रहेगा। बिल्कुल सही। बाकी PPC राइट में भी शिफ्ट कर सकता है और PPC लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकता है। PPC राइट में कब शिफ्ट करता है? जब किसी भी रीज़न से
आपका दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ गए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, लेबर की संख्या बढ़ गई, बेहतर सुविधाएं मिल गई, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई। इन सब कारणों से पीपीसी राइट में शिफ्ट हो सकता है। और इसी तरह पीपीसी लेफ़्ट में भी शिफ्ट हो सकता है। तो पीपीसी लेफ़्ट में शिफ्ट कब होगा? मतलब जब दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो वो अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, इन कारणों से ऐसा हो सकता है। फिर बताओ, क्या पीपीसी रोटेट कर सकता है? हाँ, कर सकता है, बिल्कुल। तो पीपीसी रोटेट कैसे कर सकता है कि अगर एक गुड जो है खाली एक्स गुड, उसकी टेक्नोलॉजी अगर बेहतर हो जाएगी तो फिर वो एक्स एक्सिस पर रोटेट करेगा, और इसी तरह वाई एक्सिस पर अगर उसकी टेक्नोलॉजी वाई गुड की बेहतर हो जाती है तो वो वाई एक्सिस पर रोटेट कर सकता है। तो अब आपको डायग्राम बनाना है, ऑनलाइन वाली चीज़ तो आपको भी बनाना है। तो अब आप रोटेशन ऑफ पीपीसी का डायग्राम बनाकर दिखाओ। तो ऑनलाइन वाले जो चीते हैं हमारे, वो भी जल्दी से बना लो, जब तक मैं इन बच्चों का चेक कर लूँगा कि ये क्या बना रहे हैं। ठीक है, आप भी बना लो जल्दी से रोटेशन ऑफ पीपीसी, और यहाँ तक का थम्स अप भेज दो कि भाई यहाँ तक की सारी बातें याद आ गई आपको अच्छे से या नहीं। चलो, तो मुझे भी मिल गया, मैंने भी बना लिया। ठीक है आस्था दीदी, हो गया? चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो देख लो, रोटेशन ऑफ पीपीसी जो है वो, अगर हम एक्स एक्सिस पर बात करें कि एक्स एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, तो पहला वाला डायग्राम है। तो बेसिकली एक्स एक्सिस पर प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। और जो दूसरा वाला डायग्राम है उस पर आप देखोगे कि वाई एक्सिस जो है उसमें प्रोडक्शन बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसको बोल देते हैं रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर भी बढ़ सकता है या कम हो सकता है। ठीक है ना, तो ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि आपका एक एक्सिस पर सेम रहेगा, मतलब एक एक्सिस पर तो वही फिगर रहेगी, लेकिन दूसरे एक्सिस पर बढ़ या घट जाएगा। ठीक है ना, चलो सही है। तो ये था जी रोटेशन। फिर आता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैंने आपको फंडा जो समझाया था वो था कि कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है और उस पर आप 3 चीज़ें उगा सकते हो, वीट, राइस और बाजरा। तो वीट उगाने पर आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, राइस उगाने पर 8,000 रुपये मिलेंगे, और बाजरा उगाने पर 7,000 मिलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्पेक्टिवली। तो फार्मर क्या डिसाइड करेगा, क्या प्रोड्यूस करें हम? वीट, क्योंकि उसमें उसको सबसे ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं। तो जब वो वीट प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली इसका मतलब उसने अपनी 2 अपॉर्चुनिटीज़ लॉस्ट कर दी, राइस बनाने की भी और बाजरा बनाने की भी। तो जो इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को उसने खो दिया, फॉरगॉन कर दिया, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा था? राइस वाला। तो राइस बनाने की जो अपॉर्चुनिटी उसने लूज़ कर दी, यानी 8,000 रुपये, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस एग्जांपल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो है 8,000 रुपये। ठीक है, तो क्लियर हो गया। और फिर इसमें एक लास्ट टॉपिक होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, या पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होते हैं उनको आप चेक कर सकते हो ट्रू या फॉल्स के बेसिस पर, क्योंकि वो हमेशा बताते हैं फैक्ट्स की बात, यानी व्हाट इज़। लेकिन जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कभी भी आप ट्रू या फॉल्स के बेसिस पर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको बताते हैं व्हाट शुड बी, वो सजेस्टिव होते हैं, वो सजेशन देते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बर्गर इज़ बेटर देन पिज़्ज़ा, तो आप क्या बोलोगे, ट्रू या फॉल्स? हाँ, नॉर्मेटिव है ना, क्योंकि ये एक ओपिनियन हो गया मेरा। तो जब भी हम कोई अपना ओपिनियन देते हैं जिसको आप ट्रू फॉल्स नहीं बता सकते, तो उसको हम नॉर्मेटिव कहते हैं। और अगर मैं बोलूँगा कि मरकरी इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो आपने बोला फॉल्स है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने ट्रू या फॉल्स करके इसको बताया कि सर ये फॉल्स है। तो जिस भी स्टेटमेंट को आप ट्रू या फॉल्स कर सकते हो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जिसमें ओपिनियन होता है, सजेशन होती है, वो नॉर्मेटिव होता है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है बेसिकली, बस। तो ये आपका पहला यूनिट जो था ये कितने नंबर का आएगा?
कितने नंबर का आएगा? चलो ये आएगा आपका 6 नंबर तक का, 4 से 6 नंबर मैक्स टू मैक्स। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम यूनिट 2 पर चलते हैं। बेसिकली ये थोड़ा बड़ा यूनिट है, या ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है। तो इसमें पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करेंगे। चलो, तो एल्फ्रेड मार्शल कौन है, याद है आपको एल्फ्रेड मार्शल? एल्फ्रेड मार्शल एक आदमी था जो ये कहता था कि अगर आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो तो आपको मज़े मिलेंगे, और उस मज़े को आप न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो। तो जो किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर आपको मज़ा मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, अच्छा लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी से टॉपिक शुरू होता है कि यूटिलिटी जो होती है वो किसी भी कमोडिटी की या किसी भी प्रोडक्ट की एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है। मतलब आपको अच्छा लगता है, बस उसी अच्छे को, उसी मज़े को हम यूटिलिटी कहते हैं। अब यूटिलिटी को हम किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में, बिल्कुल सही। फिर 2 तरह की यूटिलिटी होती है, उसका तो आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। एक को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, एक को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी तो मतलब होता है समीशन ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज़, है ना। तो MU1, MU2, MU3 इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। और मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो दोनों के फॉर्मूले बस आपको याद रखने हैं। बाकी यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को 2 तरह से डिवाइड करा गया है, जिसपे पूरा चैप्टर है। एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी, जिसको मेजर किया जा सकता है, जो एल्फ्रेड मार्शल ने कहा। और एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जो J.R. हिक्स ने कहा, जिसमें सिर्फ आप प्रेफरेंस दे सकते हो, जो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले हम एल्फ्रेड मार्शल के बारे में स्टडी करते हैं। तो एल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहले एक लॉ हमें बताया। इस लॉ का नाम क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी गुड। तो इस मोटे आदमी को अगर आप देखोगे तो इसने जब बर्गर खाने शुरू करे तो पहले 2 तो इसको बहुत अच्छे लगे, मज़ा आया, लेकिन उसके बाद 5वें में इसने कहा कि ये ओके है, मतलब कम अच्छा लगा। और 6th बर्गर जब ये खा रहा था तो इसकी शक्ल बन गई और कह रहा है ये तो मेरे से ख़त्म भी नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इस लॉ में क्या बताया गया है कि आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करते रहोगे उसकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी उतनी कम होती रहेगी, राइट। उसका मज़ा मतलब आपको उतना कम मिलता रहेगा। बाकी इसमें कुछ अजम्पशंस हैं कि भाई ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और क्वालिटी में चेंज नहीं होगा, ये तो एक बेसिक आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। चलो, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्ज़ाम में 100% आपसे पूछेगा, वो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कंज्यूमर को क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बस, तो यही लिखना है आपको कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कंज्यूमर को क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम एल्फ्रेड मार्शल की यूटिलिटी अप्रोच पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ अजम्पशंस बताई कि भाई कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, प्राइस जो है वो फिक्स रहेगा, इनकम जो है वो फिक्स रहेगी, ठीक है ना। और उन्होंने सिंगल कमोडिटी के अंदर, कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, तो उन्होंने सिंगल कमोडिटी के अंदर अपनी एक कंडीशन बताई, बस आप वो याद रखना। मेन कंडीशन है MU इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि उसको हम बोलते हैं MUM इज इक्वल टू प्राइस। MUM का एक फार्मूला है जो अगले स्टेप में दे रखा है। MUM का फार्मूला होता है MU ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय MU ऑफ रुपी। MU ऑफ प्रोडक्ट का सिंबल होता है MUX और MU ऑफ रुपी का सिंबल होता है MUR। MUR का क्या मतलब होता है वो नीले हाईलाइट में दे रखा है कि 1 रुपये खर्च करने पे आपको कितने यूटिल्स मिले, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया MUR, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। 1 रुपये में कितने यूटिल्स आपको मिल रहे हैं। बाकी इन शॉर्ट, मतलब अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना तो आप एक सिंपल इक्वेशन याद रखना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। वो क्या है? बोलो अपने मुंह से, MUX इक्वल टू PX। बस, तो ये कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि MUX और PX दोनों बराबर ही हों, तो हो सकता है 2 सिचुएशंस क्रिएट हो रही हों।
पहली सिचुएशन क्या कि या तो MUX PX से बड़ा हो, ये भी हो सकता है, या हो सकता है MUX PX से छोटा हो, ये भी हो सकता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब MUX या MUM कुछ भी कह सकते हो PX से बड़ा है, तो उस केस में कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा ज़्यादा, गुड X, ताकि वो बराबर आ जाए। और अगर MUM छोटा है PX से, तो कंज्यूमर क्या करेगा, गुड X का कंजम्पशन कम कर देगा ताकि वो बराबर आ जाए। तो बेसिकली कंज्यूमर को दोनों को बराबर लाना होता है। तो अगर MU ज़्यादा है तो वो गुड X ज़्यादा कंज्यूम करेगा, MU कम है तो वो गुड X कम कंज्यूम करेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो अब इसका डायग्राम बनाना है आपको, फिर मैं देखता हूँ। तो आपको डायग्राम बनाना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, यूटिलिटी अप्रोच का, इसका मतलब यही MU और PX वाले का जो बताया। तब तक ऑनलाइन वाले चीते भी बना रहे हैं, तो ऑनलाइन वाले चीतों बनाओ भैया डायग्राम और भेजो बना कर कि बन गया सर। ठीक है, तो ये इस तरह का चित्र है, मेनली आपको बनवाया था। ठीक है, ये है चित्र, देख सकते हैं हम यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल इसका डायग्राम होता है। आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाना है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कौन सा होगा, MU। और एक आपको प्राइस का कर्व बनाना है। प्राइस का कर्व कैसा होएगा, पैरेलल टू X एक्सिस। बस फिर जहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं वो हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, MU इज इक्वल टू PX। जो पीला वाला एरिया है येलो कलर का, तो वहाँ पर MU ज़्यादा होता है PX से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। और जो ब्लू वाला एरिया है नीले कलर का, जहाँ पर MU कम होता है PX से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉसेस, है ना। तो बस ये आपको ये सेम डायग्राम मतलब एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो क्लियर, याद आ गई यहाँ तक स्टोरी। चलो ओके। अब सर अगर हम दो गुड्स कंज्यूम करें, पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों, तो फिर कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता चलेगा। तो फिर अल्फ्रेड मार्शल ने उसकी भी कंडीशन हमें बताई है कि अगर आप दो गुड्स कंज्यूम करते हो तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो फिर वो आपको कंडीशन याद रखनी है। अब उसमें भी दो बातें हो सकती हैं कि सर अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, यानी कि हो सकता है पहले MUX अपॉन PX ग्रेटर हो, या हो सकता है MUX अपॉन PX लेस देन हो। तो इसका भी मैंने आपको तरीका याद करवाया था, रटने वाला सिंपल। तो याद है आस्था दीदी। तो आपको कैसे याद रखना है, जब MUX अपॉन PX ज़्यादा होता है तो फिर कंज्यूमर विल इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ गुड X, ठीक है। और जब MUY अपॉन PY ज़्यादा होता है तो फिर कंज्यूमर विल इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ गुड Y। तो इसका मतलब जो भी MU ज़्यादा होगा उसका कंजम्पशन कंज्यूमर को बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में वो गुड X का कंजम्पशन ज़्यादा करेगा ताकि बराबर हो जाए, और दूसरे वाले केस में वो गुड Y का कंजम्पशन ज़्यादा करेगा ताकि बराबर हो जाए। बस, तो इसमें आपको यही लिखना है। और बाकी इसका डायग्राम नहीं है। तो टू कमोडिटीज़ वाले में आपको डायग्राम नहीं बनाना, इसका कोई डायग्राम नहीं है। बाकी शेड्यूल बना सकते हो जो मैंने क्लास में बनवाया था, अगर मन करे तो। चलो जी, अब आते हैं हम दूसरे JR हिक्स की अप्रोच पर। इसमें थोड़ा ज़्यादा बातें हैं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो बंडल। बंडल किसे बोलते हैं, हाँ, बंडल मतलब थैला। तो उस थैले में दो गुड्स होने चाहिए। तो एक ऐसा टू कमोडिटीज़ के सेट को बंडल कहा जाता है जो आप खरीद सकते हो। फिर बजट सेट किसे कहते हैं, बजट सेट जिसमें सारे बंडल्स हों, बिल्कुल सही, यानी सेट ऑफ ऑल द बंडल्स जो आप खरीद सकते हो। फिर बजट कॉन्स्ट्रेंट किसे कहते हैं, बजट कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी मम्मी ने आपको 20 रुपये दिए हैं, 20 रुपीज़ दिए हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ खरीद लोगे, बहुत सारा खरीद लोगे। आपके पास कितना बजट है, सिर्फ 20 का। तो जितने बंडल्स आपके बजट के अंदर अंदर आ सकते हैं, हम उन बंडल्स के समूह को बजट कॉन्स्टेंट मतलब कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसी का हमने एक एग्जाम्पल ले रखा था कि जैसे आपके पास 20 रुपीज़ हैं और एप्पल 4 रुपये का है, ऑरेंज 2 रुपये का है।
तो आप देखो अलग अलग कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हो, 0,10, 1,8, 2,6, 3,4 ये सब। लेकिन क्या आप 10 एप्पल और 5 ऑरेंज खरीद लोगे? नहीं, क्योंकि आपके पास बजट इतना नहीं है। तो इसी चीज़ को हम बजट कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं। फिर कुछ ऐसे भी बंडल्स होते हैं जिसमें आप एग्जैक्ट अपने 20 रुपीज़ स्पेंड करोगे, जिसमें आप एग्जैक्ट अपना मनी इनकम स्पेंड करोगे, तो वो इक्वेशन को बजट लाइन इक्वेशन बोलते हैं। और उस छोटे से डायग्राम में आप देख रहे हो वो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इसको क्या बोलते हैं? बजट लाइन। बिल्कुल सही। बाकी बजट लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला बोलो जी अपने मुंह से, क्या होगा? सही, प्राइस ऑफ वन गुड डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अदर गुड। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, और इसे प्यार से घर में कहा जाता है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, MRE। फिर क्या बजट लाइन राइट में शिफ्ट हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्या बजट लाइन लेफ्ट में शिफ्ट हो सकती है? हाँ हो सकती है। अब राइट में शिफ्ट होने के सिर्फ दो ही रीज़न होते हैं, या तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए या फिर दोनों गुड्स के प्राइजेस कम हो जाएं। और वाइस वर्सा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब हो सकती है? जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए या दोनों गुड्स के प्राइजेस बढ़ जाएं। बिल्कुल सही। तो अब आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें आप राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट बनाओगे बजट लाइन का। तो वो आप बनाओ, फिर मुझे दिखाना। तो ऑनलाइन वाले चीते भेजो यस सर बनाने के बाद। बना लिया? ठीक है। तो कैसा बनाया? स्ट्रेट लाइन, और फिर उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो कहाँ चली जाएगी बजट लाइन वाली? राइट में, ऊपर की तरफ। वेरी गुड। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना होगा तो लेफ्ट में। ठीक है। तो ओके, डन। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में 3 नंबर का पूछ लेता है, तो अगर पूछे तो आप रीज़न बता देना, है ना, वो तो अपने पास है ही, और डायग्राम बना देना लेफ्टवर्ड शिफ्ट का या राइटवर्ड शिफ्ट का। चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब उसके बाद जी अगला टॉपिक है, मतलब इसी में कहानी में, इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व किसे बोलते हैं? तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व का, कि आपके पास जो बहुत सारे अलग अलग बंडल्स होते हैं, तो जब आप उन अलग अलग बंडल्स को अगर प्लॉट करो और एक कर्व बना दोगे तो आपका एक कर्व बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। लेकिन इंडिफरेंस कर्व की खासियत क्या है वो आपको बतानी है, कि इन अलग अलग बंडल्स में आपको क्या मिलेगा? इक्वल सेटिस्फैक्शन। वेरी गुड। तो इंडिफरेंस कर्व में यही मेन चीज़ होती है कि आपको अलग अलग बंडलों पर सेटिस्फैक्शन सेम ही मिलेगा, चाहे आप कोई भी बंडल ले लो। तो इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। बाकी इंडिफरेंस कर्व का भी एक स्लोप होता है जिसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और उसका फॉर्मूला सेम होता है उसकी तरह जो आपने अभी पीपीसी में देखा था, यानी कि डेल्टा गुड्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड्स गेन्ड। अब जे.आर. हिक्स की अप्रोच के तहत कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा वो हमें जानना इंपॉर्टेंट है। तो जे.आर. हिक्स ने कुछ अजम्पशंस दी थी, वो तो सिंपल है कि कंज्यूमर रैशनल है और कंज्यूमर की मोनोटॉनिक प्रेफरेंस है। अच्छा, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस किसे बोलते हैं? नहीं, अब आपके सामने 2 थैले हैं, ठीक है, एक थैले में 9 बर्गर और 10 पिज़्ज़ा हैं और दूसरे थैले में 10 बर्गर और 10 पिज़्ज़ा हैं। कौन सा थैला उठाओगे? हाँ, जिसमें ज़्यादा है ना। तो इसी चीज़ को मोनोटॉनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। तो मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि कंज्यूमर को ज़्यादा जहाँ मिलेगा वो वहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशंस होती हैं उसकी। बाकी आपको 2 कंडीशन ध्यान रखनी है, अच्छे से घर से रट के जानी है कि क्या है। पहली कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा? जब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप किसके स्लोप के बराबर होगा? बजट लाइन के। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप मतलब MRS और बजट लाइन का स्लोप मतलब MRE। तो जब MRS और MRE दोनों बराबर होंगे तभी हम कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है। और वो कब होता है? जब बजट लाइन टेंजेंट होती है इंडिफरेंस कर्व की। बाकी दूसरी कंडीशन सिंपल है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, वो तो खैर होगा ही।
अब इसमें भी दो बातें हो सकती हैं, सर क्या पता MRS ग्रेटर हो और क्या पता सर MRS लेस देन हो। तो फिर से वही रटने वाला पॉइंट याद रखना है, अगर MRS ग्रेटर होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, गुड X का कंजम्पशन ज़्यादा करेगा ताकि बराबर हो जाए, और अगर MRS कम है तो फिर वो गुड Y का कंजम्पशन ज़्यादा करेगा ताकि बराबर हो जाए। मतलब वो नीचे के दो पॉइंट्स सेम, वो हमें याद रखने हैं। अब इसका डायग्राम बनाओ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व अप्रोच। तो ऑनलाइन वाले चीते भी बनाओ या माइंड में सोच के भेज दो, यस सर आता है। 3 कर्व बनवाए थे मैंने, वैसे ही वाला बनाया है नकली वाला बनवाया? ठीक है, यही वाला बनाया। हाँ, तो बेसिकली यही बनाना है एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल अच्छे से। तो 3 इंडिफरेंस कर्व बनाने हैं, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, और जो बजट लाइन होगी लाल कलर की वो बिल्कुल टेंजेंट होगी ई पॉइंट पर, यानी कि वो इंडिफरेंस कर्व जो 2 है उसको टच करके निकलेगी। तो ई पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर दोनों बराबर हैं MRS और MRE। बाकी ए पॉइंट जो है वहाँ पे MRS ज़्यादा है, बी पॉइंट जो है वहाँ पर MRS कम है। तो ये भी आपको मेंशन करके बताना पड़ेगा। मतलब ये सेम डायग्राम बिल्कुल ओके, क्लियर हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। चलो, तो ये हो गया जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर आता है कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टियाँ बताओ। तो पहली प्रॉपर्टी क्या, कि 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वेरी गुड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, कि जितना इंडिफरेंस कर्व हायर होगा उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, वेरी गुड। और तीसरा तो खैर आपने पढ़ लिया ही कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और उसकी शेप कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है, बिल्कुल सही। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है विद एक्सप्लेनेशन, ऑब्वियसली वो तो जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, क्लियर हुए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलो, अब चलते हैं जी डिमांड पर। तो डिमांड का मतलब क्या होता है सर? डिमांड का मतलब डिज़ायर या कुछ और? डिज़ायर्ड बैक्ड बाय टाइम। वो तो डेफिनेशन सुना दी दीदी आपने। हाँ, वो अच्छा, वो तो डेफिनेशन भी चलो ठीक है, कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है गिवन प्राइस पर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वेरी गुड। बाकी डिज़ायर जो होती है, खाली उसको हम डिमांड वैसे नहीं कहेंगे, डिज़ायर के साथ साथ परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, तब वो डिमांड कहलाई जाएगी। अब आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है वो फटाफट मेरे साथ पढ़ लो, जहाँ कहोगे नहीं याद तो समझा दूंगा, कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, आपकी डिमांड किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होगी। तो पहला फैक्टर क्या, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसके साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स, वेरी गुड। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है वैसे तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, लेकिन उसमें 2 तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं। पहले को बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। तो प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, वेरी गुड। तो अगर टी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वेरी गुड। दूसरे तरह के होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल सही। तो अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा फैक्टर होता है इनकम। अब इनकम में आपको 3 तरह के गुड्स के बारे में जानकारी दी थी। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं थोड़ा चीप क्वालिटी वाले इन्फीरियर गुड्स, और एक होते हैं नेसेसिटी गुड्स, जो मतलब आपको लेने ही लेने पड़ते हैं। तो नॉर्मल गुड्स में किस तरह का रिलेशन होता है इनकम के साथ, डायरेक्ट। तो इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड की डिमांड भी बढ़ा दोगे। और इन्फीरियर गुड के साथ कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। तो इनकम बढ़ेगी तो फिर आप डिमांड उसकी कम कर दोगे। बाकी नेसेसिटी गुड के साथ कैसा रिलेशन होता है, चेंज नहीं होता। तो जितना आपको लेना है उतना आपको लेना ही पड़ेगा। बाकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस होते हैं, अच्छा टेस्ट है तो ज़्यादा डिमांड, बेकार टेस्ट है तो कम डिमांड, या कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं। बाकी इसी को अगर हम एक मैथमेटिकल रूप दे दें तो वो बन जाएगा डिमांड फंक्शन। तो उसको हम ऐसे फंक्शन का फॉर्म भी दे सकते हैं कि dx इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स पी आर बाई टी ओ।
बाकी इसी को अगर हम टैबुलरी प्रेजेंट कर लें इन्वर्स रिलेशन को, तो उसको बोल देंगे क्या, डिमांड शेड्यूल। और अगर हम ये कहें कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो इसको नाम दे दिया लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही होता है कि अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे तो प्राइस का और डिमांड का कैसा रिलेशन रहेगा, इन्वर्स रिलेशन रहेगा। बाकी डिमांड कर्व आपको याद है कैसा बनता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, वेरी गुड। फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के, मतलब ऐसी चीज़ें जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। तो उसमें सबसे पहला आता है गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स जो है वो सर रॉबर्ट गिफन थे, स्कॉटलैंड के भाई साहब, उन्होंने ये आइडेंटिफाई करा था। तो उन्होंने मीट और ब्रेड की स्टोरी जो थी उसको मतलब ऑब्जर्व करा था। तो वो याद है आपको मीट और ब्रेड की स्टोरी? नहीं याद होगी। तो स्टोरी ये थी कि उनके देश में स्कॉटलैंड के अंदर दो ही तरह के गुड्स होते थे, या तो मीट या ब्रेड। मीट इतना महंगा होता था कि सारे गरीब लोग क्या खाते थे, ब्रेड। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी लोग ब्रेड ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फ्लॉप हो गया, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं फिर भी ब्रेड की डिमांड बढ़ रही है। तो बस तब से ये नाम पड़ गया, क्योंकि सर रॉबर्ट गिफन ने गुड्स आइडेंटिफाई करे, गिफन गुड्स। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते या अलग चलते हैं। इसी तरह दूसरे होते हैं कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। तो कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स कौन से होते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं, जो स्टेटस सिंबल के लिए लोग खरीद सकते हैं या खरीद लेते हैं, जैसे डायमंड्स। तो ये लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं फॉलो करते, क्योंकि इनका प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ता है उतने ही ज़्यादा ये खरीदते हैं। अमीर लोग सोचते हैं अब हम इनको और खरीदेंगे क्योंकि इससे हमारा स्टेटस सिंबल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। बाकी नेसेसिटी गुड, ये आपने पहले पढ़ ही लिया कि ये डिमांड, इनकी डिमांड चेंज नहीं होती, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। इमरजेंसी गुड्स, आपको मेडिसिन अगर चाहिए तो इसकी भी डिमांड चेंज नहीं होगी, तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। और इसी तरह एक बड़ा अच्छा पॉइंट था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। कई बार आपको फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में इस चीज़ के प्राइस बहुत बढ़ेंगे, तो आप आज भी उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हो इवन दो प्राइजेज आर राइजिंग। तो मतलब ये 5 एक्सेप्शंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। ठीक है, याद आ गए। अब एक क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम में, वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो ये कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट करता है, या प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशन क्यों है, या डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको इसके 3 मेन पॉइंट्स तो बताने ही बताने हैं। क्या है वो 3 मेन पॉइंट्स? पहला पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से ही लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। लॉ ऑफ डीएमयू तो आपको पता ही है कि क्या था, जो भी पढ़ा। दूसरा है इनकम इफेक्ट और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों आप डिमांड चैप्टर में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी रियल इनकम बढ़ गई, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, और जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे। तो ये इनकम इफेक्ट कहता है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है कि अगर कोई गुड का प्राइस कम हो गया या कोई गुड का प्राइस अगर मान लो बढ़ गया तो उसका जो दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड है लोग फिर उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। तो इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो जाता है। तो मेनली आपको 3 पॉइंट शुरू के लिखने हैं। बाकी चौथा पॉइंट भी यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ कंज्यूमर, वो वैसे बेकार है, लेकिन वो ये कहता है कि अगर किसी चीज़ के प्राइस कम होंगे तो फिर उस चीज़ को खरीदने के कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो उसको हम कहते हैं कि वो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहा है। लेकिन आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो आप पहले 3 पॉइंट्स ज़रूर लिखना। बाकी एक हॉट क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों को जोड़कर क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट। तो वो याद रखना है जो नीचे बक्से में लिखवा रखा है। चलो वेरी गुड। तो यहाँ तक पहले क्लियर हो गई। चलो अब तैयार हो जाओ
सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए जिसका क्वेश्चन पक्का आएगा। अब डिमांड को कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? 5। वेरी गुड। PX, PR, Y, T, O। लेकिन अगर डिमांड प्राइस की वजह से अफेक्ट होगी तो आप क्या बोलोगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर डिमांड दूसरे फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट हो रही होगी तो आप क्या बोलोगे? चेंज इन डिमांड। वेरी गुड, तो ये याद रखना है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सपेंशन, एक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और चेंज इन डिमांड भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड और एक को बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। एक्सपेंशन बहुत ईजी है क्योंकि एक्सपेंशन का एक ही रीज़न होता है, एक्सपेंशन का रीज़न होता है फॉल इन प्राइस। तो प्राइस जैसे ही कम होगा तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन। और कॉन्ट्रैक्शन का भी बहुत ही सिंपल रीज़न होता है, यानी कि राइज इन प्राइस। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो वैसे ही हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। चलो, एक्सप्लेनेशन तो आपको मैंने बताई दी थी कि कैसे लिखते हैं डायग्राम की। तो अब आपको डायग्राम बनाना है, पहले एक्सपेंशन का और फिर कॉन्ट्रैक्शन का। तो वो बनाइए, फिर मुलाकात करते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ठीक है। एक्सपेंशन क्लियर है, याद है? तो इसमें क्वांटिटी बढ़ गई तो इस बढ़ने वाली क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सपेंशन। और कॉन्ट्रैक्शन का प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी कम हो गई सॉरी, तो प्राइस बढ़ने से जब क्वांटिटी कम हो गई तो इसको हम बोल देंगे कॉन्ट्रैक्शन। और इसको कौन सा मूवमेंट बोलते हैं? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। चलो, बहुत बढ़िया। तो क्लियर है कहानी? ठीक है जी। तो एक्सपेंशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन एग्जामिनर चालू होता है और आपकी टीचर तो चालू है ही, तो वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं देगी, वो क्या देगी? इंक्रीज इन डिमांड। तो ये अच्छे से याद करके जाना घर से, क्योंकि 5 ऐसे मेन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड हो जाता है। पहला रीज़न है सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया, दूसरा रीज़न है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो गया, तीसरा रीज़न है इनकम बढ़ गई नॉर्मल गुड के केस में, चौथा रीज़न है इनकम कम हो गई इन्फीरियर गुड के केस में, और 5वां रीज़न है फेवरेबल चेंज इन टेस्ट। तो इन 5 ही रीज़न की वजह से आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। और अगर मैं इन्हीं को उल्टा कर दूंगा तो फिर हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया, इनकम डिक्रीज़ हो गई नॉर्मल गुड के केस में, या इनकम इंक्रीज़ हो गई इन्फीरियर गुड के केस में, या अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट हो गया, तो फिर डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगी। एक्सप्लेनेशन आपको डायग्राम की लिखनी है, वो मैंने आपको बताई दी थी कैसे होती है, और शेड्यूल जो है वो तो सिंपल है। तो अब आपको डायग्राम बनाना है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का, ठीक है। तो उसमें आपने ऐसे ही बनाया, डिमांड कर्व आपका पूरा चेंज हो गया होगा, प्राइस जो है वो सेम रहेगा, और डिक्रीज़ इन डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो उसमें डिमांड कर्व आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी लेकिन प्राइस जो है वो सेम रहेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये भी? चलो, बहुत बढ़िया। तो बस ये याद रखना है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन है कि क्या इनकम के बढ़ने पर डिमांड हमेशा बढ़ेगी? तो आप क्या कहेंगे? रिफ्यूट, मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल गुड है तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इन्फीरियर गुड होगा तो फिर डिमांड कम हो जाएगी, है ना। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो भी देख लिया। बाकी कुछ छोटे टॉपिक्स हैं। मार्केट डिमांड, तो मार्केट डिमांड का मतलब ये होता है कि मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उन सब की डिमांड के एग्रीगेट कर दोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड को भी वही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो आपने बेसिकली पढ़ रखे हैं, प्राइस, रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट। बाकी एक दो कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, है ना, इस तरह के फैक्टर्स हैं। तो खैर ये एक सिंपल पॉइंट है। अब जो मेन टॉपिक है आपका अगला, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि प्राइस के चेंज होने से
आपकी क्वांटिटी कितनी चेंज होगी, उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब इसमें पहले आप बताओ इसमें कितनी डिग्रियां होती हैं? 5 डिग्रियां होती हैं, बिल्कुल सही। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रियां हो सकती हैं। एक को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, तो उस समय वैल्यू कितनी होगी? 0। एक को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, तो उस समय वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। एक को बोलते हैं लेस देन इलास्टिक, तो उस समय वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 1। एक को बोलते हैं मोर देन इलास्टिक, तो वैल्यू कितनी होगी? मोर देन 1। और एक को बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, तो इक्वल टू 1। वेरी गुड। फिर इसका जो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी को निकालने का, बेसिक फॉर्मूला, वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वेरी गुड। तो ये भी पता होना चाहिए। बाकी 5 डिग्रियों के डिमांड कर्व जो हैं वो अलग अलग शेप के होंगे, वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का डिमांड कर्व कैसा होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। परफेक्टली इलास्टिक का डिमांड कर्व कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेस देन इलास्टिक का डिमांड कर्व कैसा होगा? स्टीपर। मोर देन इलास्टिक का डिमांड कर्व कैसा होगा? फ्लैटर। और यूनिटरी इलास्टिक का डिमांड कर्व कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये आपको बातें याद होनी चाहिए। बाकी न्यूमेरिकली इसको निकालने का फॉर्मूला जो है वो हम इस तरह भी कह देते हैं, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। तो ये फॉर्मूले से हमारा इलास्टिसिटी आ जाता है। बाकी इलास्टिसिटी जो है वो याद रखनी है आपको कि हमेशा नेगेटिव होती है डिमांड की, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। तो वो एक चीज़ है जो हमें बस याद होनी चाहिए। बाकी फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये एक टॉपिक है जो शायद पूछ ले आपसे, तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है जो मैंने लेफ्ट में लिखवाया था, उसी पर फोकस करना। तो आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स, अगर किसी प्रोडक्ट के ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स हैं तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? हायर। और अगर कम सब्सटीट्यूट्स हैं तो उसकी इलास्टिसिटी भी कम होगी। तो लेफ्ट वाले बादल में इसीलिए ऐसे ही समझाया था कि किसी भी प्रोडक्ट के अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स होंगे तो फिर उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, और कम सब्सटीट्यूट्स होंगे तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। इसी तरह नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर लग्जरी गुड है तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और अगर नेसेसिटी गुड है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। इसी तरह टाइम पीरियड, समय अगर ज़्यादा है यानी लॉन्ग है तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, समय अगर कम है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। इसी तरह प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, अब आपके बजट में कोई ऐसी चीज़ है जिसका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, जैसे आपको गाड़ी खरीदनी है, और आपके बजट में कोई चीज़ जिसका प्रोपोर्शन बहुत छोटा है तो उसकी इलास्टिसिटी भी बहुत कम होगी, जैसे आपको मैच बॉक्स खरीदना है, माचिस, तो बहुत कम इलास्टिसिटी होगी। फिर इसी तरह नंबर ऑफ़ यूजेस, अगर किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस हैं, आप उसको बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर उसके यूजेस कम हैं तो उसकी इलास्टिसिटी भी कम होगी। बाकी हैबिट्स, जिन चीज़ों की आपको हैबिट्स होती है, जिन चीज़ों की आपको लत होती है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? कम होती है, लो होती है। तो ये हैबिट्स वाला पॉइंट बन गया। तो बेसिकली कुछ फैक्टर्स जो हैं जो हमारी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं वो हमारे ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया जी आपका डिमांड एंड इट्स इलास्टिसिटी। तो मतलब यूनिट 2 भी समाप्त। अब सबसे बड़ा यूनिट कौन सा यूनिट है? यूनिट 3। ठीक है, तो इसमें हम प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई, मतलब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सप्लाई टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिमांड टॉपिक जो आपने पढ़ा उस डिमांड टॉपिक का बिल्कुल उल्टा टॉपिक क्या है? सप्लाई टॉपिक है। तो अब सप्लाई किसे कहते हैं? सप्लाई होती है जब प्रोड्यूसर कोई, उसके एंगल से हम बात करते हैं, तो जब कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर बेचना चाहता है और वो बेच सकता है एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसे सप्लाई कह देते हैं। तो अब सप्लाई को भी अफेक्ट करते हैं बहुत से फैक्टर्स जो हमें पता होने चाहिए।
तो सप्लाई को अफेक्ट करने वाला है पहला फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसके साथ कैसा रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट। तो इसका मतलब अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई को भी बढ़ाना चाहेगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर होता है प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड या रिलेटेड गुड। तो उसके साथ कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर कॉम्पिटिटिव गुड का प्राइस बढ़ेगा या अदर गुड का प्राइस बढ़ेगा तो फिर सप्लायर उस गुड को ज़्यादा बनाएगा और हमारे गुड की सप्लाई कम हो जाएगी, तो इनवर्स रिलेशन है। फिर कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर की सप्लाई कम हो जाएगी। फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ कैसा रिलेशन है, नो चेंज, नहीं करता है, मतलब नो रिलेशन है। चलो ठीक है, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी में बस ये बताया था कि ये क्वांटिफाइबल चीज़ नहीं है, तो आप डायरेक्ट या इन्वर्स भी बोलोगे। तो टेक्नोलॉजी में ये है कि अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो सप्लाई बढ़ जाएगी और ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो सप्लाई कम हो जाएगी। फिर एक्साइज ड्यूटी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के समय जो टैक्स लगाती है सरकार उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, तो उसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। फिर सब्सिडी, सब्सिडी के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। सब्सिडी ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। तो ये हो गए जी सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो इन्हीं को अगर हम एक फंक्शन का रूप दे दें कि एस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर एफ टी ओ, तो इसको बोल देंगे सप्लाई फंक्शन। फिर इसी से लॉ ऑफ सप्लाई बन गया कि अगर हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देंगे तो प्राइस का और सप्लाई का कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो ये बन गया लॉ ऑफ सप्लाई। फिर अगर इसी डायरेक्ट रिलेशन को हम एक टैबुलर शेड्यूल में शो कर देंगे कि प्राइस भी बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रही है, तो ये टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या बन जाएगा, सप्लाई शेड्यूल। और अगर इसी को हम डायग्राम पर शो कर देंगे ग्राफिकली कि भाई प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, एक डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है, तो इस कर्व को क्या बोल देंगे, सप्लाई कर्व। फिर अगेन सेम टॉपिक, सप्लाई को कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो अगर प्राइस की वजह से सप्लाई इफेक्ट होगी तो हम क्या बोल देंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन अगर दूसरे फैक्टरों की वजह से पीआर, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट या अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई इफेक्ट होगी तो हम क्या बोल देंगे, चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं एक्सपेंशन, उसका सिंपल रीज़न है कि आपका जब प्राइस बढ़ेगा तो आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, दैट इज़ एक्सपेंशन। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इसका भी एक ही रीज़न है कि जब आपका प्राइस कम होगा तो फिर आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं एग्जाम के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज इन सप्लाई के बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने कहा था कि मेन 5 रीजंस आप याद रखना, क्योंकि ये अदर रीजंस हैं जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है। वो क्या क्या, रिलेटेड गुड का प्राइस कम हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, एक्साइज ड्यूटी कम हो गई या सब्सिडी बढ़ गई। और इन्हीं को अगर आप उल्टा कर दोगे रीजंस को कि भाई अदर गुड का प्राइस बढ़ गया, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई या सब्सिडी कम हो गई, तो फिर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो अब आपको डायग्राम बनाने हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज ऑफ सप्लाई और डिक्रीज ऑफ सप्लाई। तो फिर ये सप्लाई का खेल समाप्त हो जाएगा। तो ऑनलाइन वाले चीते जिन्हें चारों डायग्राम आते हैं, बनाते हैं, वो बताना कि यस, वेरी गुड। तो एक्सपेंशन का बनाया होगा आपने कि प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, तो कैसा मूवमेंट हुआ होगा आपका, अपवर्ड में, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्शन भी बना लिया, तो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्राइस क्या करा होगा आपने, कम करा होगा,
तो फिर आपका क्वांटिटी भी कम हो गया होगा। तो कैसा मूवमेंट हो गया? डाउनवर्ड मूवमेंट। फिर इंक्रीज इन सप्लाई भी बना लिया, उसमें कैसा शिफ्ट हुआ होगा? राइट शिफ्ट हुआ होगा सप्लाई कर्व, क्वांटिटी बढ़ गई होगी लेकिन प्राइस जो है वो सेम रहेगा। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बना लिया, ठीक है, तो उसमें भी आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो गया होगा, क्वांटिटी कम हो गई होगी लेकिन प्राइस जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया बिल्कुल? एग्ज़ाम में आएगा तो बता दोगे आप। चलो बहुत बढ़िया, मुबारक। तो ये हो गया जी सप्लाई का खेल। बाकी मार्केट सप्लाई सेम, जैसे मार्केट डिमांड थी कि अलग अलग इंडिविजुअल्स को जब हम एग्रीगेट कर लेते हैं तो उसको बोल देते हैं मार्केट सप्लाई। और इसी तरह मार्केट सप्लाई कर्व भी बन सकता है कि भाई अलग अलग इंडिविजुअल के सप्लाई कर्व्स होते हैं, तो उन सबको हॉरिजॉन्टली सम कर देंगे ग्राफिकली, तो फिर वो एक मार्केट सप्लाई कर्व बन जाएगा, तो वो भी अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा। फिर उसके बाद जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसमें मज़ेदार बात यह है कि इलास्टिसिटी जो है सप्लाई की, उसमें भी कितनी डिग्रीज हैं? 5 डिग्रीज हैं। कौन कौन सी? एक बार बस अपने मुंह से बोल दो। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या वैल्यू? 0। परफेक्टली इलास्टिक इंफिनिटी। लेस देन इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक, और यूनिट इलास्टिक। ठीक है, अब सप्लाई कर्व की शेप बताओ। अगर इलास्टिसिटी 0 है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इलास्टिसिटी लेस देन है तो स्टीपर, और इलास्टिसिटी मोर देन है तो फ्लैटर, और इलास्टिसिटी 1 है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो नलायकी चरम सीमा। तो सप्लाई कर्व में कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता है, वो तो डिमांड कर्व में होता है, क्योंकि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। सप्लाई कर्व में 1 का कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं लिखना, इसलिए उसमें कोई शेप का पॉइंट नहीं। तो 1 वाले पॉइंट पर सप्लाई कर्व की कुछ मतलब कोई शेप का नाम नहीं। ठीक है, तो याद रहेगा ये पॉइंट। बाकी फॉर्मूला सेम है, तो इसीलिए आपने लिख रखा है फॉर्मूले के आगे ही क्या? बी आर चैम। तो फॉर्मूला सेम ही है, Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। लेकिन हाँ, बस एक चीज़ का याद रखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगी वो क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशन जो है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, डायरेक्ट। तो ये तो था जी सप्लाई। फिर सर सप्लाई के बाद अगला कौन सा टॉपिक आता है? प्रोडक्शन, जो सबसे आसान लगता है मेरे हिसाब से, और जो सबसे इजी है मेरे हिसाब से, और जो सबसे इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, और जिसका एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर। बाकी किस्मत अच्छी हुई तो 6 का भी आ सकता है। तो प्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन जब आप इनपुट्स की सहायता से क्या बनाते हैं? आउटपुट। वेरी गुड। तो उस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। तो इनपुट्स की सहायता से आउटपुट बनाने की प्रक्रिया को प्रोडक्शन कहते हैं। तो इसी को प्रोडक्शन फंक्शन कह देते हैं कि आपने एक तरफ इनपुट्स का इस्तेमाल करा तो आपको आउटपुट मिल गया। अब इनपुट्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं फिक्स्ड इनपुट, एक को बोलते हैं वेरिएबल इनपुट। अब इनपुट अगर फिक्स है तो यानी कि वो चेंज नहीं होगा, इनपुट अगर वेरिएबल है तो मतलब चेंज हो जाएगा। अब प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो समझने के लिए ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, हालांकि हमें तो एक ही पढ़ना है कोर्स के हिसाब से। वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि सारे ही इनपुट्स क्या हैं? फिक्स हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है कि एक इनपुट वेरिएबल है और एक या बचा हुआ फिक्स है। और लॉन्ग रन का मतलब है कि सारे ही इनपुट्स वेरिएबल हैं। लेकिन हमारी स्टडी, हमारे सिलेबस में हमें कौन सा पढ़ना होता है? सिर्फ शॉर्ट रन। तो बस हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जो फॉर्मूले हैं बेसिकली। पहला है टीपी। तो टीपी का मतलब तो है टोटल प्रोडक्ट, यानी कि जितना भी आपने टोटल प्रोडक्शन करा। दूसरा है एपी। एपी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ आउटपुट नहीं, नंबर ऑफ लेबर। तो टीपी अपॉन नंबर ऑफ लेबर। तो एपी का फॉर्मूला है टीपी अपॉन नंबर ऑफ लेबर।
और तीसरी टर्म है MP मार्जिनल प्रोडक्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन TP अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ लेबर। बाकी MP जो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, वो किसका स्लोप होता है, TP, है ना। तो तीन टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। तो पूरा प्रोडक्शन चैप्टर बस इन्हीं पर बेस्ड होता है। तो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन में हमें एक लॉ सिखाया जाता है, जिस लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। वो लॉ ये कहता है कि प्रोडक्शन में कितनी स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज में TP इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, दूसरी स्टेज में TP इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, और तीसरी स्टेज में TP क्या हो जाता है, फॉल कर जाता है। और यही अगर हम MP की बात करें तो MP पहली स्टेज में इंक्रीज करता है, दूसरी स्टेज में वो डिक्रीज करता है, और तीसरी स्टेज में MP जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो बस MP और TP का रिलेशन पूछ सकता है, या MP और AP का रिलेशन पूछ सकता है, और या फिर आपसे कंप्लीटली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही पूछ सकता है, तो जिसमें आपको फिर सारी बातें बतानी पड़ेंगी, अजम्पशंस वो तो आपको रखनी है। बाकी तीनों स्टेजेस कि भाई स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जब TP बढ़ रहा होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स के साथ, स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जब TP बढ़ रहा होता है धीरे धीरे पीठ झुकाकर, और स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। लेकिन जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं वो इन तीनों स्टेजेस के क्या रीज़न याद रखने हैं, तो वो एक बार मेरे साथ पीछे पीछे बोल लो। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का पहला रीज़न क्या है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स। दूसरा रीज़न है स्पेशलाइजेशन। मतलब स्पेशलाइजेशन का मतलब समझते हो आप, कि मतलब जब शुरू में हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम अपने लेबर को स्पेशलाइज्ड तरीके से डिवाइड कर देते हैं। मतलब एक को बोलते हैं तुम पैकिंग करोगे, एक को बोलते हैं तुम ये करोगे, तीसरे को बोलते हैं तुम वो काम करोगे, मतलब हर लेबर अपना स्पेसिफिक काम करता है। और तीसरा रीज़न है बल्क डिस्काउंट। बल्क डिस्काउंट किसे बोलते हैं, जब आप बल्क में खूब सारा रॉ मटेरियल खरीदते हो तो फिर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट। फिर स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसके भी 2 रीज़न याद रखने हैं आपको, कि ए एफिशिएंसी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। जब हम ज़्यादा लेबर इंक्रीज करते हैं तो फिर धीरे धीरे एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और लैक ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूशन। लैक ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि अब मुझे अगर मशीन्स की आवश्यकता है तो मैं उसकी जगह अगर लेबर को इंक्रीज कर दूंगा तो फिर वो फ़ायदा नहीं देगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं लैक ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूशन। और नेगेटिव रिटर्न्स में भी रीज़न आपको क्या लिखने हैं, पुअर कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन बहुत ख़राब हो जाता है लेबर और लैंड का, और एफिशिएंसी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, और जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर बढ़ जाती है। तो अब आपको इसका लेकिन डायग्राम बनाना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको एक सिंगल डायग्राम पर क्या बनाना है, TP, AP और MP, तो वो आप बनाइए। तब तक ऑनलाइन वाले चीतों से बात कर लूँ ज़रा, भाई ऑनलाइन वाले चीते अब बताओ कि यहाँ तक स्टोरी याद आ गई, और TP, AP, MP का डायग्राम सिंगल डायग्राम पर आप बना सकते हो। वैसे तो नहीं बना सकते मुझे पता है, लेकिन फिर भी झूठ मूठ का बता दूँ, बोल दूँ कि हाँ सर बना सकते हैं। TP कैसे बनाया, TP ऐसे बनाया, तो पहले स्टेजेस मार्क कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है। तो पहली स्टेज में TP को थोड़ा सा ऐसे कॉन्वेक्स शेप दे के बढ़ा दो, फिर जैसे ही स्टेज 2 स्टार्ट हो जाए तो फिर उसकी पीठ झुका के उसको बढ़ाना स्टार्ट करा दो, और स्टेज 3 में फिर फॉल हो जाए। और MP कैसे बनाया, MP तो MP जो होता है वो स्टेज 1 में इंक्रीज करेगा, ठीक है। हाँ तो सही बना लो, सही कर लें। यहाँ से देखिए MP स्टेज 1 में इंक्रीज करेगा, स्टेज 2 में MP जो है वो डिक्रीज करेगा और 0 भी हो जाएगा देखो, और फिर स्टेज 3 में तो नेगेटिव में पहुँच जाएगा। हाँ तो MP का जो कर्व है उसको आप इसी तरह बनाना, स्टेज 1 में इंक्रीज करेगा, स्टेज 2 में डिक्रीज करते हुए, और स्टेज 3 में तो वो नेगेटिव में पहुँच जाएगा।
और AP का डायग्राम याद है कैसे बनाते थे, उसका फंडा पर्पल कलर वाला जो है AP पहले इंक्रीज करेगा, वो आपकी ज़िंदगी बताई थी याद है ना। तो पहले वो बढ़ता रहेगा ऊपर और जैसे ही MP को टच करेगा तो फिर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। हाँ, ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होगा। तो AP की खासियत ये है कि ये ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होगा। तो बेसिकली आप एक ही डायग्राम पर ये तीनों बना सकते हैं। तो ठीक है, क्लियर है कहानी। चलो, तो खैर आपसे एग्ज़ाम में अगर वो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछे तो आप वो डायग्राम बना देना तीनों स्टेजेस वाला। तीनों स्टेजेस के रीज़न ज़रूर लिखना जो ये बताए, बस बाकी कहानी तो आप लिख ही लोगे। लॉन्ग रन हमें करना नहीं है कोर्स में, तो वो इसीलिए छोड़ देंगे। चलो, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं जी। अगले टॉपिक का नाम क्या है, कॉस्ट। तो कॉस्ट के अंदर बच्चों को तकलीफ आती है क्योंकि इसमें एक तो डायग्राम भी ज़्यादा है और इसमें फॉर्मूले भी ज़्यादा हैं और इसमें शेड्यूल्स भी ज़्यादा हैं। लेकिन आप तो होशियार बच्चे हो तो इसलिए आपको टेंशन नहीं होगी। तो कॉस्ट के बारे में सबसे पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स में कॉस्ट किसे बोलते हैं, या इकोनॉमिक कॉस्ट किसे बोलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट, राइट। तो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी आउटसाइडर को पैसे देते हो, जैसे मैंने ये पेन बनाया, अब ये पेन बनाने के लिए मैंने ये इसका ऊपर का मटेरियल खरीदा किसी से, तो मैंने उसको खरीदने के पैसे दिए, तो वो हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन जो भी मैं रिसोर्स अपने घर से अपने खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ, उसकी कॉस्ट को क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को अगर हम जोड़ लें इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट। बाकी कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो कितने प्रकार की कॉस्ट होती हैं, बहुत सारे प्रकार की कॉस्ट होती हैं। पहले को क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बड़े ध्यान से सुनना, वेरी सिंपल है कि ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तो आपका ज़ीरो आउटपुट होगा तब भी 100 रुपये और ज़्यादा आउटपुट होगा तब भी 100 रुपये। दूसरी होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें ये खासियत होती है कि ज़ीरो आउटपुट पर ये ज़ीरो होगी, फिर उसके बाद ये बढ़ेगी, लेकिन शुरू में ये धीरे धीरे बढ़ती है। इसकी स्पीड शुरू में कम होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद इसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, यानी कि फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए टीवीसी का जो कर्व होता है उसकी शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड एस शेप होती है, बिल्कुल सही। तीसरा होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बेसिकली वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों को जोड़कर बन जाता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। अब मज़ेदार बात ये कि टोटल कॉस्ट कर्व किसके पैरेलल होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ही पैरेलल होता है। और टोटल कॉस्ट कर्व का भी शेप इसीलिए कैसा होता है, इन्वर्टेड एस होता है, बिल्कुल सही। फिर आ जाते हैं मतलब इनके रिलेशंस पर, तो वो तो एक सिंपल डायग्राम पर आपको मतलब जो पॉइंट मैंने ओरली बोले वो बनी जाएंगे। फिर जितनी भी ये फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट हमने पढ़ी, इन तीनों ही तरह की कॉस्ट को हम एवरेज भी कर सकते हैं, यानी कि इन्हें आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज बन जाएगा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, TFC अपॉन आउटपुट। और इसके कर्व की शेप कैसी बनती है, नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी शेप कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगला होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, TVC अपॉन आउटपुट। और इसके कर्व की शेप कैसी बनती है, जस्ट डू इट वाली। लेकिन एग्जाम में जस्ट डू इट लिखोगे या क्या लिखोगे, बनाएंगे नहीं, वो पूछ भी लेता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ AVC, तो इसको बोलते हैं यू शेप्ड। बोलने के लिए इसको क्या बोलते हैं, यू शेप्ड।
छठा होता है एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। इसको आप अल्टरनेटिवली दूसरे तरह से भी निकाल सकते हो, AFC प्लस AVC। और इसकी शेप कैसी होती है कर्व की? यू शेप, बिल्कुल सही। और इसको बनाना है तो चंद्रमा, सही। और सेवन्थ और लास्ट होती है सबसे इंपॉर्टेंट, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो बेसिकली होता है चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द स्लोप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बाकी इसका फॉर्मूला जो है वो आपको पता ही है, चेंज इन TVC अपॉन चेंज इन आउटपुट। और इसकी कर्व की शेप कैसी होती है? जस्ट डू इट की तरह थोड़ा सा हो सकती है, और बोलेंगे लेकिन यू शेप ही। तो इसकी शेप भी कैसी हो गई? यू शेप। अब इसमें कुछ कॉस्ट्स का आपस में रिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले दो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई AC और MC का रिलेशन कैसा होता है, या AC और AVC का रिलेशन कैसा होता है। तो आपको मेरे लिए डायग्राम बनाना है AC और MC वाला, ठीक है जी। फिर रिलेशन के पॉइंट बताऊंगा यहाँ से देखकर, लेकिन पहले आप डायग्राम बनाओ AC और MC के रिलेशन का। ओके, वेरी गुड। तो कहाँ से कट करा उसने? AC का मिनिमम पॉइंट। सही। तो AC जो है वो तो चंद्रमा बना होगा, और MC ने उसको नीचे से कट करा होगा। तो आपका डायग्राम कुछ कुछ ऐसे ही बना होगा। तो बस इनके रिलेशन में भी तीन ही पॉइंट्स होते हैं। पहला ये, व्हेन AC इज़ ग्रेटर देन MC, मतलब येलो वाला एरिया, तो हम लिखते हैं AC फॉल्स। और एक नीला कलर, ब्लू कलर वाला एरिया, व्हेन AC इज़ लेस देन MC, तो हम लिखते हैं AC राइजेस। और जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वो किसका मिनिमम पॉइंट होता है? AC का। तो यही आपको लिखना है, वेरी गुड, रिलेशन के अंदर। बस डायग्राम इंपॉर्टेंट था। तो तीन पॉइंट्स होते हैं इनके रिलेशन के, AC और MC के। फिर इसी तरह एक और रिलेशनशिप होता है MC और TC का, या MC और TVC का, दोनों सेम ही होते हैं। तो एक बना के मुझे दिखा दो। तो आप MC और TVC का डायग्राम बनाओ ताकि उनका रिलेशन भी पता चले, MC एंड TVC। तो ऑनलाइन वाले चीते आपको भी आते हैं ये वाले? बताओ एक बार हाँ या ना। MC और AC का आता था, और TC और इसका MC का आता है। डायग्राम बना लोगे कहानी। तो MC और TVC का बनाया। तो इसमें आप दो अलग अलग डायग्राम पर भी बना सकते हो, नहीं तो सिंगल पे भी बना सकते हो। सिंगल पे बना के दिखा देता हूँ। तो TVC की शेप कैसी होती है? पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जब MC बनाना है तो बस इस तरह से बनाना है MC कि वो पहले फॉल करेगा जब तक TVC डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, और फिर वो राइज करेगा जब वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो ये जो है ये सही चित्र है। तो अपने पड़ोसी का चेक कर लो, देख लो कि उसका कैसा था। तो आस्था दीदी का सही था, ठीक है। तो TVC और MC का डायग्राम ऐसा बनाना है, अगर सिंगल पे बनाना है, नहीं तो अलग अलग बना लो, वो और बढ़िया है। TVC ऊपर बना लो और नीचे MC बना लो। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन चलो ठीक है। तो यही रिलेशन के पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, एक बार पॉइंट्स बता देता हूँ। तो जब MC फॉल करेगा तो TVC डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। फिर जहाँ MC मिनिमम होगा वहाँ पे TVC का इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा, और जब MC राइज करेगा तो फिर TVC इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मतलब यही तीन पॉइंट्स डायग्राम में आ जाएंगे। फिर उसके बाद एक रिलेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो
आपको घर से बहुत अच्छे से याद करके डायग्राम सब कुछ पढ़ के जाना है, वो है AC, AVC और AFC का रिलेशनशिप। तो इसका डायग्राम आपसे शुरू में वार्म अप में बनवाया था। तो इसका डायग्राम जो था वो मैंने आपको बहुत ही मतलब पेचीदगियों से भरकर समझाया भी था और बनवाया भी था कि AC जो है वो पहले कैसे बनाते हैं, चंद्रमा की तरह, फिर उसके नीचे एक लाइन बना लेते हैं, डॉटेड लाइन Q2, फिर AVC बनाते हैं। AVC की प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि वो राइज करता है, मतलब जस्ट डू इट, लेकिन AC के नज़दीक आता है पर कट नहीं करेगा, फिर वो AVC बनता है। और फिर जो बीच में आप पर्पल कलर वाला कर्व देख रहे हो AFC का, वो आता है जो लगातार कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहेगा, फॉल करता रहेगा, है ना। तो इसमें हमने बस ये मेरा डायग्राम इतना भयानक इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें मैंने आपको समझाया था कि इसमें 3 मेन पॉइंट्स हमें लिखने पड़ते हैं। तो इसी डायग्राम पे देख लो, पहला पॉइंट होता है Q1 से पहले वाला, दूसरा पॉइंट होता है Q1 और Q2 के बीच वाला, और तीसरा पॉइंट होता है Q2 के बाद वाला। तो आपको इस डायग्राम का, इस रिलेशन का एक्सप्लेनेशन 3 पॉइंट्स मेनली में लिखना पड़ता है। तो पहले हम ये लिखते हैं कि AC और AVC और AFC दोनों फॉल हो रहे हैं, तो इसलिए AC भी फॉल हो रहा है। दूसरे में आपको ये लिखना पड़ता है कि AVC तो बढ़ रहा है पर AFC फॉल हो रहा है, और AFC की जो फॉल की शक्ति है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए AC फॉल हो रहा है। तीसरे में आपको ये लिखना होता है थर्ड पॉइंट में कि AVC जो बढ़ रहा है उसकी शक्तियाँ ज़्यादा हैं और AFC जो फॉल हो रहा है वो कम है, तो इसीलिए AC राइज होना शुरू हो जाता है। और बाकी चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि AC और AVC क्लोज़र आते रहेंगे एक दूसरे के, पर वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो होता है AFC, जो कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो मतलब इसमें आपको ये बात का याद रखना है बस। तो मतलब कॉस्ट में बस यही था, बाकी फॉर्मूले हमने 7 तरह की कॉस्ट के मतलब आपको लिखवाए थे, वो याद होने चाहिए। TC का, TFC का, TVC का, AFC का, AVC का, AC का और MC का, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक कहानी याद आ गई। तो सबसे पहले बच्चों देखो, इसके अंदर हमारे 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहले कॉन्सेप्ट का नाम होता है टोटल रेवेन्यू, TR। टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि आपने जो भी सामान बेचा उसको बेचकर आपके पास कितना रुपया आया। लेट्स एज्यूम कि आपने एक पेन 10 रुपये का है और वो 100 पेन बेचे, तो 10 रुपये का एक पेन और 100 पेन बेचे, तो इसका मतलब आपको टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे, 1000। तो TR का मतलब है प्राइस इनटू क्वांटिटी। दूसरा टर्म है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू बच्चों इसका मतलब होता है कि हमारा पर यूनिट का क्या रेवेन्यू यानी कि क्या प्राइस है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला पूछोगे तो वो होगा TR अपॉन Q, यानी टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट, जिसको सॉल्व करने पर हमेशा आंसर प्राइस के बराबर ही निकलेगा, यानी कि प्राइस पर यूनिट के बराबर ही आएगा। इसीलिए AR कर्व को हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। अभी तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट था मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब आप एक एडिशनल यूनिट बेचते हो तो उससे आपको कितना एडिशनल रेवेन्यू हुआ। लेट्स एज्यूम 2 पेन बेचने पर आपको मिले 20 रुपये, लेकिन 3 पेन बेचने में आपको मिले 27 रुपये, 27। तो इसका मतलब जब आप 2 से तीसरे पेन पर गए तो आपका रेवेन्यू 20 से 27 हो गया। तो जो एडिशनल 7 रुपये का रेवेन्यू है उसे कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है TRN माइनस TRN-1 या चेंज इन TR अपॉन चेंज इन आउटपुट, और मार्जिनल रेवेन्यू TR का स्लोप होता है, ये याद रखना। अब बच्चों इसके अंदर मैंने आपको बताया था इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 मेन टॉपिक्स होते हैं जो कि हैं रिलेशनशिप्स के, एक TR और MR का और एक AR और MR का। लेकिन ये रिलेशनशिप्स जो होते हैं बच्चों, ये हमारे से अलग अलग 2 तरह के मार्केट्स में पूछ सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा मार्केट्स का आइडिया होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 2 तरह के मार्केट्स होते हैं, एक होता है परफेक्ट मार्केट जहाँ प्राइस सेम रहता है, और एक होता है इम्परफेक्ट मार्केट जहाँ प्राइस सेम नहीं रहता, जहाँ ज़्यादा आउटपुट बेचने के लिए आपको प्राइस को कम करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान आपको याद रखनी है, जैसा आप इस शेड्यूल में देख सकते हो। तो पहले मैं आपको परफेक्ट मार्केट में रिलेशन दिखाता हूँ। परफेक्ट मार्केट के अंदर बच्चों हमारा प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, देखो 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। अब मैं आउटपुट अगर 1 2 3 4 बेचता भी हूँ तो मेरा उससे टोटल रेवेन्यू जो निकलेगा 10 20 30 40 निकलेगा,
जो ये डिनोट करता है कि इस मार्केट में टोटल रेवेन्यू बिल्कुल कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। किस रेट से बढ़ेगा? कांस्टेंट रेट से। नीचे कमेंट कर देना परफेक्ट मार्केट में टीआर कैसे इंक्रीज होता है? कांस्टेंट रेट से। और मार्जिनल रेवेन्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 10 ही निकलेगा जो प्राइस के बराबर है। एंड एवरेज रेवेन्यू भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 10 ही निकलेगा जो प्राइस के बराबर है। तो इस मार्केट में तीन चीज़ें बराबर होती हैं, प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू सिर्फ इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट से। ये इनका रिलेशन है, वेरी सिंपल। अब इनके डायग्राम की अगर मैं बात करूं जो मैंने आपको बनवाया था, तो वो भी आप देख सकते हो इस तरह का, जो कि टोटल रेवेन्यू कर्व हरे रंग का एक 45 डिग्री लाइन की तरह ऊपर जाता है कांस्टेंट रेट से, जबकि जो मार्जिनल रेवेन्यू या एआर कर्व है वो बिल्कुल रेड रंग का पैरेलल होता है हमारे एक्स एक्सिस से। तो ये इसमें हमारे टीआर, एआर और एमआर कर्व होते हैं परफेक्ट मार्केट में। अब अगर मैं बात करूं इम्परफेक्ट मार्केट की, वहां पर थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। यहाँ पर हमारा प्राइस जब कम होता है तो हम अपने आउटपुट को ज़्यादा बेच पाते हैं। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू भी उस हिसाब से निकलता है, मार्जिनल रेवेन्यू भी उस हिसाब से निकलता है और एवरेज रेवेन्यू भी उस हिसाब से निकलता है। अब टीआर और एमआर के अगर हम पहले रिलेशन को कवर करें तो इसमें 3 पॉइंट्स लिखना बच्चों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट कि जब टीआर धीरे धीरे डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तब एमआर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। वो फॉल करता है लेकिन पॉजिटिव होती है। जब टीआर मैक्सिमम होता है तो एमआर की वैल्यू 0 होती है और जब टीआर फॉल करता है तो एमआर नेगेटिव हो जाता है। ये बात हमें डायग्राम पर ऐसे शो करनी है जो आपको बनवाई थी। तो हरे रंग से आप कर्व देखोगे वो टीआर का कर्व है। तो जब टीआर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है तब एमआर फॉल है लेकिन पॉजिटिव है। जब टीआर मैक्सिमम पर पहुंच गया तो एमआर की वैल्यू 0 हो जाती है और जब टीआर फॉल करता है तो एमआर नेगेटिव हो जाता है। तो ये रिलेशन का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो। और शेड्यूल आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, नहीं तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसी तरह रिलेशन होता है एआर और एमआर का। जनरल रिलेशन मैंने कहा था आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के रिलेशन से याद रखना। परफेक्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया, वेरी सिंपल है। इसमें एआर और एमआर दोनों बराबर होते हैं, 10 के बराबर होते हैं। तो दोनों बिल्कुल पैरेलल होते हैं एक्स एक्सिस के और दोनों इसीलिए कोइंसाइड करते हैं। यानी कि इस परफेक्ट मार्केट के अंदर एआर और एमआर कर्व आपके दोनों बिल्कुल ऐसे बनते हैं, कोइंसाइड करते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं। तो ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके एग्जाम के लिए वो है एआर और एमआर का रिलेशन इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इसको बड़े ध्यान से देखना, इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी थी। इसमें प्रॉपर्टी ये थी कि एआर और एमआर कर्व दोनों फॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थी कि जो एमआर का कर्व है वो डबल रेट से फॉल करता है एआर कर्व के, और एमआर कर्व 0 और नेगेटिव भी हो जाता है पर एआर कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता। तो ये बातें आपको इंग्लिश में लिखनी है, जो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स लिखवाए दे। एंड डायग्राम मस्ट, यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो हरे रंग का जो कर्व है वो एआर कर्व है, यानी कि प्राइस लाइन भी जिसको कहते हैं। लेकिन एमआर का कर्व लाल रंग वाला है जो 0 भी होता है और नेगेटिव भी होता है, जो डबल तेजी से एआर से फॉल कर रहा होता है। तो इनके रिलेशन में आपको यही बात यहाँ पर मैंने कहा था कि मेंशन्ड है और ये लिखनी है। तो इस पूरे चैप्टर में आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है, या तो टीआर और एमआर का रिलेशन दोनों तरह के मार्केट्स में, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें 3 पॉइंट्स, डायग्राम और शेड्यूल बना देना। या फिर आपसे एआर और एमआर का रिलेशन पूछेगा परफेक्ट या इम्परफेक्ट किसी भी मार्केट में, तो इसमें भी आप डायग्राम, 3 पॉइंट्स और शेड्यूल बना देना, दैट्स इट। बाकी इसके अंदर मैंने कहा था ब्रेक इवन पॉइंट और शटडाउन पॉइंट आपके स्टडी के पार्ट नहीं है, तो इनको आप छोड़ देना, इनको आप ज़्यादा चिंता मत करना, आपसे नहीं पूछेगा। तो पूरे रेवेन्यू चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेन चीज़ें पे फोकस करना है, टीआर और एमआर का रिलेशन या एआर और एमआर का रिलेशन। बाकी छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आपसे इन पर बेस्ड आ सकते हैं, जिसमें आपसे टीआर, एआर या एमआर निकलवा सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस के लिए आप हमारी मेन वीडियोस को रिफ़र कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था कि इसका क्वेश्चन 6 नंबर तक का आ सकता है। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या बातें पढ़ाई थी। तो सबसे पहले तो 1 नंबर में हमसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछ सकता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो उसमें तो हम ये बता देंगे कि भाई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसा लेवल, ऐसा आउटपुट लेवल जहाँ पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं। अब ये पता कैसे चलता है?
तो इसकी बेसिकली एक अप्रोच होती है जिसे हम बोलते हैं MRMC अप्रोच, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की मदद से हम पता लगाते हैं कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। अब इस अप्रोच के अंदर बच्चों हमारी दो कंडीशंस होती हैं। तो पहले मैं परफेक्ट मार्केट के अंदर आपको याद दिलवाता हूँ। दो कंडीशंस जो होती हैं अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तब हम उस पॉइंट को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहते हैं। पहली कंडीशन तो होती है कि MR और MC बराबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती है कि MC जो है वो MR को नीचे से कट करेगा, यानी MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, या जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आफ्टर इंटरसेक्शन MC शुड बी ग्रेटर देन MR। ये इसका दो कंडीशंस बेसिकली होता है। अब इसको समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो एक स्टोरी थी। उस डायग्राम में आपको मैंने ये बताया था कि अगर आपको याद हो कि एक पैरेलल कर्व है MR और MC एक यू शेप कर्व है। अब MC उसको दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है, एक है पॉइंट A पहला वाला और दूसरा है पॉइंट B दूसरा वाला। अब जो पॉइंट A है जहाँ पर आउटपुट लेवल Q1 बन रहा है, वहाँ पर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। पर जो दूसरा वाला पॉइंट है पॉइंट B, वहाँ पर जहाँ आउटपुट लेवल Q2 है यानी 6 है, वहाँ पर हमारी पहली और दूसरी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो अब इससे हमें ये पता चल गया था कि इसका मतलब हमारा जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो A नहीं है, वो B है। तो ये कहानी हमने समझी थी और हमने इसका एक शेड्यूल बनाकर भी आपको ये बात समझाई थी कि शेड्यूल अगर हम देखें तो इसमें दो लेवल्स हैं, एक है पॉइंट A वाला जहाँ पर MR और MC बराबर हैं, और एक है पॉइंट B वाला, वहाँ पर भी MR और MC बराबर हैं, लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है वो दूसरा वाला होता है, यानी पॉइंट B वाला होता है। तो ये हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में पूरी कहानी लिखनी है। अब इसमें दो पॉइंट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम में, अगर 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर पॉइंट B ही इक्विलिब्रियम क्यों है। तो हमें इसमें एक पॉइंट समझाना पड़ता है जिसमें बेसिकली हम ये बताते हैं कि बाकी पॉइंट्स इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। तो जैसे अगर मैं आपको इस डायग्राम पर दोबारा से याद दिलवाऊं, तो पॉइंट A जो है उसे हमने इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं माना था क्योंकि पॉइंट A पर अभी प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं है, पॉइंट A के आगे अभी और प्रॉफिट्स होने बाकी हैं, तो इसीलिए प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाता है। लेकिन पॉइंट B के आगे अगर हम निकल जाते हैं तो प्रोड्यूसर को वहाँ पर लॉसेज होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए प्रोड्यूसर पॉइंट B के आगे कभी भी नहीं जाता। तो फिर हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि अल्टीमेटली पॉइंट B ही प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि वो पॉइंट B पर आकर ही रुक जाएगा। तो ये इसमें हमें सारी कहानी मेंशन करनी पड़ती है। बाकी अगर मैंने कहा था आपको याद हो कि अगर इम्परफेक्ट मार्केट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ जाए सपोज, तो आपका सब कुछ एक्सप्लेनेशन, सारी डेफिनेशन, कंडीशन सेम रहेंगी, सिर्फ आप अपने डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देना। और डायग्राम के अंदर भी मैंने आपको जो ट्विस्ट बताया था वो कुछ इस तरह का था, अगर आपको याद हो कि जैसे ये तो परफेक्ट मार्केट के अंदर हमारा डायग्राम रहता है जिसमें हमारा MR बिल्कुल पैरेलल रहता है, लेकिन अगर आपको इम्परफेक्ट मार्केट में बनाना हो तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि उस केस में आप MR कर्व को पैरेलल की बजाय, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये MR कर्व पैरेलल है, इस पैरेलल कर्व की बजाय आप इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाना। तो मैं आपको एक बार बनाकर दिखा भी देता हूँ, इन केस अगर आप भूल गए हों, तो उस केस में आपका MR कर्व ऐसा बन जाएगा बस। लेकिन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम रहेगा वही पॉइंट B और कहानी जो है वो रहेगी वही सेम। तो ये बेसिकली हमारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की पूरी कहानी थी। आई होप आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अच्छे से याद आ गया होगा। इसके बाद था बच्चों हमारा आखिरी यूनिट माइक्रो का, जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और इस चैप्टर के अंदर मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था कि मार्केट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन की सारी जानकारी ली थी और अल्टीमेटली सीखा था कि इक्विलिब्रियम मार्केट के अंदर कैसे निकलता है और उसमें डिमांड और सप्लाई के होने वाले चेंजेस। तो एक बार सारी कहानी को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, आखिरी यूनिट बचा है बस। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बायर्स और सेलर्स होते हैं और कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते और ख़रीदते हैं। बाकी फिर मैंने आपको बताया था कि मार्केट के डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्या नेचर है प्रोडक्ट का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने मोबाइल हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और नॉलेज ऑफ मार्केट। बाकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट की अगर बात करूं तो हमें परफेक्ट मार्केट के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़नी थी मेनली। तो परफेक्ट मार्केट के मैंने सारे फीचर्स आपको एक बार दोबारा याद दिलवा देता हूँ। इसमें मैंने बताया था कि आप अपने मन में एक वेजिटेबल मार्केट सोच सकते हैं। तो पहला मेन फीचर इसमें ये होता है कि हमारे बहुत सारे इसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं, तो इससे कोई भी अकेला बायर या कोई भी अकेला सेलर प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये हमने इस पॉइंट के अंदर लिखा था। फिर दूसरा मेन फीचर था कि इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं।
होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं, तो हर दुकानदार का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होगा। अब इससे होगा क्या, जब सबके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम होंगे तो कोई भी दुकानदार ज़्यादा या कम प्राइस चार्ज नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से प्राइस यहाँ पर यूनिफॉर्म रहता है, ये बताया था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। इसमें मैंने ये बताया था कि इस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है। तो अब इससे होता क्या है कि लॉन्ग रन के अंदर सभी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए इस मार्केट में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स चल रहे हो, तो मैंने इसकी स्टोरी समझाई थी, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स के केस में और फर्म्स एंटर कर जाते हैं, और फर्म्स के एंटर करने की वजह से मार्केट की सप्लाई बढ़ जाती है, मार्केट की सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइजेस कम होने शुरू होते हैं, और प्राइजेस कम होने की वजह से फिर प्रॉफिट्स धीरे धीरे वॉश आउट हो जाते हैं और बैक टू नॉर्मल प्रॉफिट्स पहुंच जाते हैं, और लॉस के केस में उल्टा होता है। तो ये स्टोरी आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। बाकी कुछ इसमें छोटे फीचर्स भी थे कि जैसे इसमें मार्केट की नॉलेज परफेक्ट होती है बायर और सेलर को, इसमें मोबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह लेबर जा सकता है, इसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग कॉस्ट जनरली इन्वॉल्व नहीं होती, और इसका AR, MR और TR कर्व हमने जो रेवेन्यू चैप्टर में बनाया था वो बिल्कुल सेम वैसे ही बनता है। तो अगर मैं TR की बात करूँ तो 45 डिग्री लाइन, और AR और MR बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, वो आप ज़रूर देखना। इस फीचर का नाम था कि इंडस्ट्री होता है प्राइस मेकर और फर्म होता है प्राइस टेकर। तो इसमें आप ये डायग्राम और ये कहानी ज़रूर लिखना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन में वो इंडस्ट्री के अंदर डिसाइड किया जाता है, जैसे आप पहले डायग्राम में देख रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से। उसी प्राइस पॉइंट पर पूरे के पूरे जो फर्म्स हैं वो कांस्टेंट सामान बेचते हैं, यानी कि वो जो प्राइस यहाँ पर निकला इंडस्ट्री का, तो आप देखेंगे कि वो सेम प्राइस फर्म्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए फर्म्स जो हैं वो अपना प्राइस चेंज नहीं कर पाते, और इसीलिए फर्म्स को हम प्राइस टेकर बोलते हैं। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर था परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमको परफेक्ट कंपटीशन में 3 नंबर के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो किसी भी एक फीचर से रिलेटेड आ सकते हैं। तो आप जो शुरू के 3 फीचर्स हैं, इन 3 फीचर्स को बहुत अच्छे से कवर करना। इसके बाद है बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो मेनली हमसे क्वेश्चन पूछता है 6 नंबर का, वो है मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है और चेंजेस। तो अगर मैं पहले आपको मार्केट इक्विलिब्रियम याद दिलवाऊं बच्चों, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कुछ इस प्रकार से डिटरमाइन होता है कि मार्केट के अंदर अलग अलग प्राइजेस पर कंज्यूमर अपनी डिमांड करता है, और उन्हीं अलग अलग प्राइजेस पर प्रोड्यूसर सप्लाई करने की कोशिश करता है, यानी कि सप्लाई करना चाहता है। अब एक लेवल ऐसा होता है जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर होते हैं, जैसे हमारे एग्जांपल में है 300, तो उस लेवल को इक्विलिब्रियम कहते हैं, और उस लेवल पर जो प्राइस होता है जो है 3 रुपये, उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। अब इसी को अगर हम डायग्राम पर शो करें तो मैंने आपको इसकी स्टोरी समझाई थी कि इस तरह से हम मार्केट इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं, जिसमें एक सप्लाई कर्व है और एक डिमांड कर्व है, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम है, और क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कह देंगे और प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कह देंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि कभी कभी इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर एक्चुअल प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि गिवन प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और अगर एक्चुअल प्राइस थोड़ा कम होता है तो मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। अब इसके चेन इफेक्ट्स आपको लिखने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाए थे। तो अगर मैं एक्सेस सप्लाई की बात करूं तो आपको उसमें ये बातें लिखनी पड़ेंगी कि एक्सेस सप्लाई के केस में होगा ये कि जो हमारे सेलर्स हैं वो अपनी सारी क्वांटिटी बेच नहीं पाएंगे, इस वजह से उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट होगा। कंपटीशन की वजह से वो प्राइसेस कम करते हैं, प्राइसेस के कम होने की वजह से फिर डिमांड एक्सपैंड होनी शुरू होती है और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू होती है। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन डिमांड सप्लाई का तब तक चलता रहता है जब तक वापस से इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए। तो ये बात आपको इस तरह से लिखनी पड़ेगी। सेम इसका वाइस वर्सा एक्सेस डिमांड में होता है। एक्सेस डिमांड के केस में कंपटीशन बायर्स के बीच में होता है, जिस वजह से प्राइजेस बढ़ जाते हैं। प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है और सप्लाई एक्सपैंड होती है, और डिमांड और सप्लाई का ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन तब तक चलता है जब तक मार्केट वापस से इक्विलिब्रियम पर ना आ जाए। तो ये 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक लिखने पड़ेंगे। फिर इसके बाद बच्चों सिर्फ हमारे आपको चेंजेस मैंने आपको करवाए थे
कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई या साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड सप्लाई। तो ये आप डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल थे, अगर आपको याद ही होगा। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड हो गया तो इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा और इसका इफेक्ट ये होगा कि इसमें आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। इसी तरह डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट के अंदर आप डिमांड कर्व को लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे, इससे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। बाकी डिमांड के इंक्रीज और डिक्रीज होने के रीजंस आपको डिमांड चैप्टर से अच्छे से याद होने चाहिए। इसी प्रकार बच्चों सप्लाई भी चेंज हो सकती है, तो अगर सप्लाई राइट में शिफ्ट हो गई तो आप सप्लाई कर्व को राइट में शिफ्ट कर दीजिएगा, इससे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एंड सिमिलरली आप सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कर सकते हैं, इससे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये आपका सप्लाई का चेंज हो गया। इसके अलावा भी बच्चों कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं जिसमें हम साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे। तो इसमें 3 केस होते हैं, जैसा आप पहला केस देख रहे हैं, इसमें इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर है इंक्रीज इन सप्लाई से, तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। दूसरा केस है कि जिसमें इंक्रीज इन डिमांड जो है वो थोड़ा सा कम होगा इंक्रीज इन सप्लाई से, तो उसमें आपका डायग्राम फिर कुछ ऐसा बनेगा, डिमांड कम इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और तीसरा केस होता है जिसमें दोनों बराबर इंक्रीज होते हैं, यानी कि जितना डिमांड में इंक्रीज हुआ उतना ही सप्लाई में इंक्रीज होगा, तो इस केस में आपका फिर इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होगा, वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर रहेगा। और इसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो सिमिलरली आप डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई साइमल्टेनियसली वो भी बना सकते हैं, उसमें दोनों कर्व्स लेफ्ट में शिफ्ट होंगे, लेकिन 3 केस हैं। पहले डिमांड ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, दूसरे केस में अगर हम देखें तो उसमें डिमांड कम शिफ्ट हो रही है लेफ्ट में, और तीसरे केस में अगर हम देखें तो उसमें दोनों का ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट बराबर होगा। तो ये साइमल्टेनियसली चेंज वाले टॉपिक्स भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसमें लास्ट टॉपिक होता है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का। प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों इसमें ये बताया था आपको कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर सरकार प्राइस को थोड़ा लोअर लेवल पर फिक्स कर देती है और कहती है कि अब प्राइस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जब सरकार प्राइसेस को, दाम को फिक्स करती है इस तरह से थोड़ा सा लोअर लेवल पर, तो इसको प्राइस सीलिंग बोलते हैं। लेकिन इसकी वजह से कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है और सरकार को फिर उस लिए राशनिंग टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है ताकि सबको थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट सामान ज़रूर मिल सके। लेकिन इसके बुरे प्रभाव ये हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सामान रोकना शुरू कर देते हैं, होर्डिंग्स करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या फिर चीप क्वालिटी का सामान बेचते हैं। अगर इसका उल्टा करें जिसमें प्रोड्यूसर्स के हितों के लिए कई बार सरकार प्राइस फ्लोर सेट कर देती है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस से एक्स्ट्रा ऊंचे दामों पर प्राइस फिक्स कर देती है और कहती है कि इतना प्राइस मिनिमम होगा, तो उसको फिर हम प्राइस फ्लोर बोल देते हैं, जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। तो उस केस में फिर मार्केट में सरप्लस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है क्योंकि सप्लायर्स ज़्यादा सप्लाई करना शुरू करते हैं, डिमांड कम होती है। तो फिर ऐसे में सरकार वो सरप्लस खरीद कर अपने बफर स्टॉक में रखती है और फिर उसको या तो किसी नेचुरल कैलामिटी के टाइम पर यूज़ करती है या फिर एक्सपोर्ट करके बेच देती है। तो ये 2 छोटे टॉपिक्स थे, आपसे 3 नंबर में पूछ सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको सारी बातें और क्लास नोट्स के साथ अगर आपने देखा हो, लिखा हो, पढ़ा हो तो अच्छे से याद आ गई होंगी। अब इनको थॉरोली रिवाइज करना बच्चों आपका काम है, लेकिन इससे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है सारा रिवीजन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से आपने रिवीजन करा होगा।